प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो तोशाखाना केस है वो अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, सेशन जज हैं, जिनके पास ये केस चल रहा है, वो चाहते हैं कि बस 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाए, एक दिन में आर्गूमेंट हो और उसके बाद इसका फैसला सुनाया जाए। लेकिन चेयरमैन पीटीआई के वकला ने मुतअद्दिद दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी हैं और वहाँ पर यह दरख्वास्त कर रखी है कि इसका ट्रायल रोका जाए, क्योंकि बाकी जो दरखास्तें हैं वो पहले सुनी जाएं, जिसमें एक ट्रांसफ़र से मुतालिक है कि जज केस को किसी और जज के पास ट्रांसफ़र किया जाए, फिर जुरिसडिक्शन की एक दरख्वास्त है। तो 6-7 दरखास्तें हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकला ये चाहते हैं कि पहले इन दरखास्तों को सुना जाए और जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता तब तक जो है वो नीचे ट्रायल कोर्ट में इसका स्टे ग्रांट कर दिया जाए। यही दरखास्त लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने वापस मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल समाअत करने के बाद इसको अब अगले हफ्ते के लिए फिक्स किया है। लेकिन उससे पहले अब जो वकला हैं उनका को खदशा यह है कि ऐसा ना हो कि इस्लामाबाद में फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनाने से पहले ही ट्रायल कोर्ट अपना फैसला सुना दे। अगर ऐसा होता है तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्तें इन्फेक्शस हो जाएंगी। तो सूरत हाल जो है वो क्या चेयरमैन पीटीआई के लिए इस नहज पर आ गई है कि उनके हवाले से फैसला सुना दिया जाए या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पहले आएगा, क्योंकि ये दरखास्त भी अब अगले हफ्ते ही सुनी जाएगी कि स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दिया जाए। तो ये ज़रा तोशाखाना के मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस बुनियाद पर केस किधर को जा रहा है और फिर क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगले हफ्ते में कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है या नहीं, क्योंकि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उनकी फेसबुक पोस्टों का मामला भी है और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त आई है और उसके लिए FIA को भेजा गया है कि वो फॉरेंसिक करें कि क्या वाकई जो जज के पेज के ऊपर पोस्टें हैं क्या वो उनकी अपनी हैं या नहीं, क्योंकि जज साहब ने ये कह दिया है कि ये फेसबुक पेज या अकाउंट तो मेरा है लेकिन ये पोस्टें मेरी नहीं है। तो अब उसका फॉरेंसिक भी होना है। फॉरेंसिक कितने दिन में मुमकिन है? तो इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे और फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जाकर ज़रा 2-3 चीज़ें देखते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी जो है वो उसके लिए हिफाजती ज़मानत हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद वो अदालतों का सामना करते रहेंगे। यानी बिल्कुल वही मॉडल जो कि इसहाक डार साहब के मामले में हमने देखा है, सलमान शहबाज साहब के मामले में देखा है। और खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनके होते हुए इंसाफ की उम्मीद नहीं है, तो उनकी वापसी फिर किस तरह से होगी। इन तमाम चीज़ों में हम बात करते हैं। हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, माहिर आईन कानून, बहुत शुक्रिया। राजा साहब खुशामदीद कहते हैं। हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आपको भी खुशामदीद। और साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद है, 92 न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं और इस केस को पहले दिन से कवर कर रहे हैं, नीचे ट्रायल कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो वहाँ पर भी कवर कर रहे थे। तो साकिब बशीर साहब इस केस के तमाम जुज़ियात और तमाम पहलुओं पर चूंकि तफसील से मालूमात रखते हैं तो इसलिए हमने साकिब बशीर साहब को आज के प्रोग्राम में ज़हमत दी है। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं साकिब साहब आपके पास ही आता हूँ, ये बताइए कि अब नीचे जो ट्रायल कोर्ट है वहां पर तो तोशाखाना का केस कंक्लूड होने के करीब है, लेकिन वकला चाहते हैं कि इस पर स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी ये दरखास्त है। वो किस बुनियाद पर स्टे मांग रहे हैं और किस बुनियाद पर ये ट्रायल रुकवाना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब। बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस याया अफरीदी हैं उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा यह ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी देखनी होगी और जो वकला हैं वो स्टे इसी वजह से मांग रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि ये एक फंडामेंटल राइट है कि कोई भी इशू हो, कोई भी केस हो, तो उसकी जो जुरिसडिक्शन है, जो दायरा इख्तियार है, वो जो इनिशियल स्टेजेस पे जो है वो उसका तय होना चाहिए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मैटर है वो जो चेयरमैन पीटीआई के वकला हैं वो इसी वजह से इसमें स्टे चाह रहे हैं कि जो ट्रायल है वो हतमी मरहले में है, 342 की स्टेटमेंट और उसके बाद जो है वो फाइनल आर्गूमेंट्स हैं और अगर वो आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, 42 भी हो जाती है, तो फिर वो जो दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर मौसूल हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जेन्युइन उनका ये जो वजह दे रहे हैं कि हमें स्टे दिया जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट शायद अगले हफ्ते सोचे। लेकिन यहाँ पे एक और मैं खबर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जो चेयरमैन पीटीआई के वकला हैं वो इस हवाले से ये सोच रहे हैं कि कल जो ऑर्डर जारी किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ, वो इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ शायद सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करें। वो इसलिए अगरचे इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ कम जो है वो किया जाता है सुप्रीम कोर्ट से रुजू, लेकिन यह है कि वो ये समझते हैं कि हमारा पूरा पॉलिटिकल कैरियर जो है वो ऑन स्टेक है
तो एक केस जो है, एक केस की बुनियाद पर अगर हमें जल्दबाजी में कन्विक्शन हो जाए, उसके बाद नाइल ही हो जाए, तो वो जो फंडामेंटल राइट्स है हमारी, आर्टिकल जो 10A है फेयर ट्रायल के जो तकाजे हैं वो इस केस में पूरे नहीं हुए। तो वो कहते हैं अगर हाई कोर्ट हमें जो है वो जल्दी नहीं देगी, जो ट्रायल मुकम्मल होने से पहले कोई ऐसी जो है हमें रिलीफ नहीं देगी, तो हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं। नहीं, और लेकिन साकिब बशीर साहब, ये जो यानी आप ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल जो इंटरम ऑर्डर दिया है कि अगले हफ्ते इसको सुनेंगे और अगले हफ्ते ही इस बात को भी सुनेंगे कि ट्रायल में स्टे करना है या नहीं, तो इसको अगर आप कह रहे हैं कि चैलेंज करने का इरादा वकला रखते हैं, तो इसको तो पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर गए थे, या अफरीदी साहब ने यही तो किया कि वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भेज दिया। तो फिर दोबारा आप कह रहे हैं कि फिर से वो जाएंगे इसी दरखास्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट में? असल में चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 31 जुलाई को जो कमिटमेंट ली है जो मायूद दिलावर साहब ने कि जो चेयरमैन पीटीआई है वो हर सूरत में 31 जुलाई को दिन 11 बजे पेश होंगे और 342 देंगे। तो अब ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि एक तरफ जो चेयरमैन पीटीआई पेश हो जाते हैं और अगले 2-4 रोज में अगर आर्गूमेंट्स हो जाते हैं और हाई कोर्ट में मामला डिसाइड नहीं होता, तो इसलिए वो जितनी तेजी से ट्रायल कोर्ट में चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो इतनी तेजी से वो भी सोच रहे हैं। अगरचे इस इंटरम ऑर्डर के खिलाफ जो है वो जाना बनता नहीं है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फेसबुक के हवाले से जो मनसूब पोस्टें हैं जज साहब के हवाले से, वो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। मेरा ये ख्याल है कि अच्छा साकिब साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं फेसबुक पोस्टों पर आता हूं, लेकिन पहले जो आपने नुक्ता जुरिसडिक्शन की बात की है, मैं जरा दोनों मुकल्ला के सामने माहिरीन कानून बैठे हैं उनके सामने रख दूं। पाशा साहब, ये बताइए कि जब जुरिसडिक्शन की दरखास्त आ जाए किसी केस में, तो फिर क्या कानून या रवायत यह है कि पहले उस जुरिसडिक्शन की दरखास्त को डिसाइड किया जाए और उसके बाद ट्रायल को मुकम्मल किया जाए? क्या ऐसा होना चाहिए, या यह भी हो सकता है कि पहले ट्रायल ही मुकम्मल हो जाए और जुरिसडिक्शन बाद में डिसाइड हो रही हो जो दरखास्त आ चुकी हुई है? देखें, जुरिसडिक्शन का पॉइंट वो पहले डिसाइड होना चाहिए। अफसोस इस चीज का है कि पीटीआई ने इस केस को सीरियस लिए ही नहीं फ्रॉम द डे वन। आप देखें कि 37 हेयरिंग हुई और उसमें सिर्फ 3 हेयरिंग पे पीटीआई के चेयरमैन अदालत में हाजिर हुए। ये है उनका इस केस को सीरियस लेने का जो अलामत है, और जो एग्जाम्पल मैं कोट कर सकता हूँ वो ये है। क्यों नहीं इन्होंने राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब इन पे चार्ज फ्रेम हुआ या उससे पहले, उन्होंने क्यों नहीं ये जुरिसडिक्शन वाली जो है एप्लीकेशन दी? चार्ज फ्रेम होने के बाद जब एविडेंस शुरू हुई तो उसके बाद जुरिसडिक्शन वाली दे दी गई है। अब कोर्ट्स नॉर्मली ये करती हैं, ट्रायल कोर्ट्स, कि या तो पहले फैसला कर लिया जाता है या फिर जब फाइनल जजमेंट अनाउंस करते हैं तो उसके अंदर एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ इस जुरिसडिक्शन के हवाले से वो लिख देते हैं जी कि ये जुरिसडिक्शन का पॉइंट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स रेज किया गया और इसको इस तरह हम डिसाइड करते हैं। आइदर वे, या अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा, जिस तरह भी होगा। लेकिन ये इनको बहुत पहले, जब स्टार्ट में ये कोर्ट में मामला गया, ये जब इलेक्शन कमीशन गया कोर्ट में, तो फिर उनको ये जुरिसडिक्शन के पॉइंट जो है वो रेज करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि इन्होंने डिले के साथ किया है। ठीक, सही है। साकिब साहब, अगर आप एक जुमले में बता दें ये कब आई थी दरखास्त जो जुरिसडिक्शन की है, और क्या चार्ज फ्रेम होने के फौरन बाद नहीं आई थी, या बहुत अर्ली स्टेज पर नहीं आई, लेट आई है? 5 मई को जो है वो जुरिसडिक्शन डिसाइड हुई थी कि उन्होंने कहा था कि काबिल समाअत है सेशन कोर्ट ने, और 11 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जानिब से 4 जो क्रिमिनल रिविजन्स हैं वो दायर की गई थी। उनमें एक जुरिसडिक्शन की थी और बाकी जो है एक ट्रांसफर की भी थी और बाकी 2 और भी थी। लेकिन जुरिसडिक्शन जो है वो बड़ी टाइमली वहां पे लेके गए थे, और उनमें से जो जुरिसडिक्शन वाली 11 मई की एक एप्लीकेशन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 19 सितंबर के लिए फिक्स की हुई थी। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से आप जो है वो दोबारा जल्दी जो है उस पर समाअत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये कहना कि वो लेट गए हैं, ऐसी बात नहीं है। 11 मई से वो जो है वो हाई कोर्ट में मौजूद है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उसको 19 सितंबर के लिए फिक्स किया हुआ था, अब ये अर्ली आई है सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसमें राजा साहब, अगर ये दरखास्तें जो आई हुई हैं, अच्छा, एक तो इसमें यह भी हुआ था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला था कि ये काबिल समाअत है या नहीं है, तो इसे काबिल समाअत या होने या ना होने के लिए वापस उसी जज के पास भेज दिया गया था जिनके खिलाफ दरखास्तें आई हुई थी तहरीक इंसाफ की तरफ से।
और फिर उन्होंने 7 दिन में डिसाइड करना था, तो अदालत सुप्रीम कोर्ट में ये बताया ख्वाजा हारिस साहब ने कि 7 दिन में डिसाइड करने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन उसको तीसरे दिन ही डिसाइड कर लिया गया, जबकि मैं इंसिस्ट कर रहा था, ख्वाजा हारिस साहब कह रहे थे कि मैं इंसिस्ट कर रहा था कि इसको 5वें दिन कर ले, मेरी कोई फैमिली कमिटमेंट है, लेकिन इसको 3rd डे पर डिसाइड कर दिया गया और उसी अदालत ने डिसाइड किया कि ये काबिल समाअत है और फिर वो वहीं पर चलना शुरू हो गया। तो इसमें क्या कोई आप इसकी रूटीन में कोई एबनॉर्मलिटी देखते हैं या ऐसे ही कैसे चलते हैं? एबनॉर्मलिटी की बात अगर होती है तो मैं गालिबन 10 मई को जब अरेस्ट थे तो इस केस का चार्ज फ्रेम हुआ और तकरीबन अभी 2 माह नहीं हुए और ये केस कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। इस मुल्क के साबका वज़ीर आज़म हैं और ये केस भी ऐसा केस है जो जज साहब ने गालिबन ज़िंदगी में ऐसा केस पहले कभी नहीं किया होगा और केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है और फंडामेंटल क्वेश्चंस इसमें उठाए गए हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनिशियल स्टेज पे डिसाइड करना है। ये जज साहब या ये जो तरीका है जो आपने वर्ड यूज़ किया एबनॉर्मलिटी, वो यही है कि केस कंक्लूड होने तक आ गया, अभी तक डिसाइड नहीं हो रहा कि जी क्या उनको जुरिस्डिक्शन है, क्या ये सेशन जज मियाँ वाली के पास चलना चाहिए क्योंकि मियाँ वाली की सीट पे उस इलेक्शंस में थे, क्या जो सेक्रेटरी जिसने वो कंप्लेंट फाइल की, फिर एक ये भी है कि मैजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था, वहां से अदालत के बीच वो तो ठीक है, क्या वो जो उनसे हैं कि इसमें सेक्रेटरी साहब क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन में आते हैं? क्योंकि कानून आइन तो कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आते हैं। फिर ऑन टॉप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सा है कि क्या 240 दिन का जो बार है वो इसको हिट करता है कि नहीं, क्या ये केस चल भी सकता है या नहीं। ये वो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिसको हम अपने एक क्रिमिनल सिस्टम में कहते हैं कि सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। तो क्रिमिनल जस्टिस की जो सेफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी धज्जियाँ यहाँ पे बिखेरी जा रही हैं, उड़ा के रख दिया है। ऐसे कभी नहीं होता कि जी 1.5 माह में उसमें कि जी इसमें कोई कोताही हो रही है। जब अब साकिब साहब ने कहा कि चार्ज फ्रेम होने से पहले ये ऑब्जेक्शंस आ चुके थे, जुरिस्डिक्शन का सवाल उठा दिया गया था और जितने भी ये केसेस होते हैं, ख़ासकर जो एंटी टेररिज्म के केसेस होते हैं जहाँ पे जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया जाता है कि ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता, आप रोज़ देखते होंगे कि जजेस पहला काम क्या करते हैं कि जी या ATC की दफ़ा रहने देते हैं या ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं इसको सेशन कोर्ट भेजिए, ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो यहाँ पे जज साहब ने ये जब सब कुछ कर लिया तो उसके बाद फिर जो उन पे एक आ गया अदम एतमाद की एक जो आ गई एप्लीकेशन, तो असूली तौर पे तो उसको खुद रिक्यूज कर लेना चाहिए कि उसको नहीं करना चाहिए। तो असल इशू यही है कि इसमें जो क्लॉक है वो टिक 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 कर रहा है और वो गालिबन इस हुकूमत का जो जाने से पहले एक वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला एक नारा था, एक नैरेटिव था, उसको किसी भी तरीके से अमल दरामद उस पर करना चाहते हैं कि दिस वे और दैट वे समहाउ। अगर डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि अगर सज़ा होती है साथ अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, देन दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। वो ये नहीं कि अगले 4 दिनों में, क्योंकि वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगा, फिर वो जो नॉर्मली आपकी सेंटेंस तो सस्पेंड होती है, कन्विक्शन जो सेंटेंस, लेकिन कन्विक्शन सस्पेंड नहीं होती, तो वो सज़ा शायद बरकरार रहे। और इसमें इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको हिट करना है और कुछ भी नहीं। तो आई बिलीव के इसको फ़ौरन से पेशतर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और अगर 342 की स्टेटमेंट के लिए मंडे को फिक्स है, देखिए 342 की स्टेटमेंट भी एक जो अक्यूज्ड होता है, ये उसको जब तक वो ज़ेनी तौर पे वो कोर्ट में आके कह सकता है कि जी मैं तैयार नहीं हूँ इस अमल के लिए, ज़बरदस्ती किसी से स्टेटमेंट नहीं ली जा सकती। और 342 के बाद एक और प्रोसेस है विच इज़ के जी इनको गवाह लाने का मौका दिया जाएगा, फिर इनकी स्टेटमेंट ऑन ओथ होगी। तो अगर ये डिफेंस अपने गवाह पेश नहीं कर रही, जो मेरी मालूमात है, मेरा ख्याल है मैंने मालूमात भले से हो, लेकिन वो भले से कह दें कि जी हम 8 गवाह लाना चाहते हैं, अच्छा, फिर अपना भी बयान कराना चाहते हैं और उसमें तारीखें लेते रहें, और फिर
एंड में कह दें कि हम गवाह नहीं लाना चाहते। अच्छा ठीक है, रास्ते तो हैं, सही है, रास्ते दिखा रहे हैं। लेकिन एक चीज मुझे पाशा साहब ये बताइए कि अभी राजा साहब ने कहा कि अगर जज साहब पर एतराज आ गया कि आप पर हम एतमाद नहीं करते तो उनको खुद रिक्यूज कर लेना चाहिए था, लेकिन जब उनके ऊपर एतराज आया और वकला ने कहा कि आपने कुछ फेसबुक ऐसी पोस्ट की हैं जिससे आपका बायस शो होता है, तो उन्होंने कहा कि ये मैंने पोस्ट नहीं की और आप जाकर इसका फॉरेंसिक कराएं और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए तो फिर आप मुझ पर आकर एतराज उठाइएगा। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट, अब सवाल मेरा आपसे यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट लेट से कि आती है 3 हफ्ते बाद, लेकिन केस पहले कंक्लूड होकर फैसला आ जाता है और बाद में अगर वाकई फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह आता है कि वो पोस्टें लेट से के जज साहब की हैं, मैं एक एजम्पशन पे बात कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा? फिर वो फैसला बरकरार रहेगा फिर भी, क्योंकि वो फिर उन दरखास्तों का क्या होगा जिस पर अदम एतमाद का इजहार किया गया था? साहब, तारीख का पहिया आजकल बहुत तेजी से गर्दिश कर रहा है। आपको याद होगा कि आला तरीन अदलिया में कुछ केसेस फिक्स हुए माजी करीब में, और एक फरीक ने बारहा एतराज किया कि फलां जजेस नहीं होने चाहिए, और उस पे ये वर्डिक्ट आया कि क्यों नहीं होने चाहिए, ये कैसे हो सकता है। अगर आज ये भेड़ चाल चल पड़े कि एक जज पे एतराज हो और एक फरीक कर दे तो फिर जज डिक्यूज करते जाएं, तो ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला है। आज वही बात इधर भी आ गई। देखें, ये चीजें हमें उस वक्त अगर ये देखा जाता, एक मिसाल कायम हो जाती कि जिन जजेस पे एक फरीक एतराज कर रहा है बायस्ड होने की वजह से या किसी भी वजह से, तो हो जाना चाहिए। मेरा तो इस हवाले से मैं कई प्रोग्राम्स में ये बात कर चुका हूँ कि हुमायूं दिलावर साहब को क्या जरूरत है, वो रिक्यूज करना चाहिए उनको। अगर उन पे एतमाद नहीं है तो छोड़ देना चाहिए, किसी और जज के पास लग जाए। बिल्कुल, मैं अभी भी मेरा वही स्टैंस है जो आज से 2 महीने या 3 महीने पहले केसेस में था। तो बात ये है कि इस मामले में ये सोचना चाहिए कि जो आपके खिलाफ जा रहा है वहां पे तो ये चीज ठीक है, और जो आपके हक में जा रही थी उस वक्त आपका स्टैंस ऑल टुगेदर डिफरेंट था। तो ये चीजें बाहर देखनी चाहिए। आर्टिकल 10 इज देयर, वहां पे ये आइन में ये दी गई है फेयर ट्रायल वाली बात, मौका सबको मिलना चाहिए फेयर ट्रायल का। अब मैं इस केस की तरफ आता हूँ जो साकिब बशीर साहब ने फरमाया कि ये मई में दी गई थी। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि जब ये केस एक एडिशनल सेशन जज को मार्क हुआ और उस वक्त ये नहीं की गई, जुरिसडिक्शन वाले जो पॉइंट रेज नहीं किया गया, अगर उस वक्त करते, ये उस वक्त किया गया जब ये चार्ज फ्रेम हुआ, उसके बाद दी। मैं पहले की बात कर रहा हूं कि जब चालान भेजा गया केस अदालत में, उस वक्त जुरिसडिक्शन वाला पॉइंट रेज कर देना चाहिए था इनको। अभी आप कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कास्ट लिस्ट उठा के देखें कि लोग किस तरह अपने केस की फिक्सेशन के लिए धक्के खा रहे हैं। 3-3, 4-4 साल से उनके केसेस जो हैं वो फिक्स नहीं हो रहे, और जिस तरीके से ये इन केसेस की, इन एप्लीकेशन की फिक्सेशन हो रही है, ये रूटीन से हटके है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है, साबिक वजीर आजम है, इनको मिलना चाहिए, लेकिन हर एक इंसान, हर एक शख्स जिसका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके केसेस भी उनकी जो अर्जेंसी की नोयत है उनको मद्देनजर रख के फिक्स कर देने चाहिए। नहीं होते ये, लेकिन किए जा रहे हैं। और हमने ये देखा है कि जब भी आला तरीन अदलिया ने किसी को रिलीफ दिया तो वो 2 ही फैमिलीज हैं, एक ये है पीटीआई के चेयरमैन साहब और दूसरी शरीफ फैमिली। आम बंदे की कोई सुनवाई नहीं है सर। जी जी, ये एक अनफॉर्चुनेटली बड़ा एक ऐसा पहलू है हमारे निज़ाम इंसाफ का जिस पर बहुत सारी उंगलियां हर वक्त उठाई जा सकती हैं और उठाई जाती हैं। साकिब बशीर साहब, आप एक तो फेसबुक पोस्ट की बात करने लगे थे, जो जज साहब के पर यह एतराज़ उठाया गया था, उन्होंने अदालत में ही कह दिया था कि ये अकाउंट तो मेरा है लेकिन ये पोस्टें मेरी नहीं हैं। इसका मतलब है कि शायद अकाउंट हैक हो गया होगा।
अब अगर अकाउंट हैक हुआ है तो जाहिर है उन्होंने कहीं रिपोर्ट की होगी। अब मामला चला गया है FIA के पास। FIA ने किन चीज़ों को जांचना है कि ये पोस्ट किसने की है, क्या अकाउंट हैक हुआ था, क्या जज साहब की एक्सेस ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद यह है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को कोई तारीख, कोई डेडलाइन दी है कि कब तक आप दें, और अगर वो जब तक FIA की तरफ से ये नहीं आता तब तक जो है वो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रायल को रोक सकती है? ये मेरे आपसे सवाल आते हैं। आप कैसे देख रहे हैं आपने अगले हफ्ते को? इब्तदाई तौर पर तो हाई कोर्ट ने FIA को यही कहा है कि नेक्स्ट वीक को समाअत होगी। नेक्स्ट वीक का मतलब ये है कि मंडे टू फ्राइडे किसी दिन भी समाअत होगी। तो उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट वीक हियरिंग होगी, उससे पहले FIA जो है वो ये फोरेंसिक और तहकीकात करके हमें बताए। डिटरमिन ये करना है कि जो पोस्टें हुई वो क्या जो जज साहब हैं क्या उनकी तरफ से हुई, वो चेक किया जा सकता है कि कौन सी डिवाइसेस के उस पे हुई या किसी ने हैक करके की। अगरचे कोई हैकिंग के हवाले से कोई ऐसी, क्योंकि जब जिस दिन बात हुई थी तो जो एतराज उठाया गया था तो ये पूछा गया था तो कि आपने अगर हैक हुई है 2014 या 17 में तो आपने किसी भी वक्त कोई कंप्लेंट की हो, कोई कहीं बताया हो कि मेरी पोस्टें हैक हो गई हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप फेसबुक से अगर आपकी पोस्ट कोई हैक भी हो जाए अकाउंट आपका तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो FIA है उसने आप डिटरमिन करके बताना है कि जो पोस्टें, जो मुतनाज़ा पोस्टें मंसूब की गई हैं जज साहब के अकाउंट से, जिसका जज साहब तरदीद कर रहे हैं, क्या वो उनकी हैं या नहीं है। इस हवाले से जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ये पोस्टें जज साहब से मंसूब निकली तब भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अगर ना निकली तब भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद वो अगर निकल आई तो फिर जज साहब पे बाहर आएगा, अगर वो ना निकली तो फिर शायद जो है वो PTI या चेयरमैन PTI इनके हवाले से शायद वो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं तो शायद कोई हाई कोर्ट उस हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन दे। लेकिन यह है कि नेक्स्ट वीक ये चीज डिटरमिन होगी और शायद हाई कोर्ट ने स्टे भी इसलिए नहीं दिया कि FIA की जो रिपोर्ट है वो आ जाए और उसके बाद देखेंगे। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि 31 जुलाई है वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आखिरी वर्किंग डे है। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जो है वो छुट्टियां हैं। आज मैं उनका एक नोटिफिकेशन पढ़ रहा था तो उसमें वाज़े लिखा हुआ था कि जो बहुत अर्जेंसी के मैटर्स हैं, जिनमें बेल मैटर्स है या इस किस्म के मैटर्स हैं, सिर्फ उनको जो है वो टेकअप किया जाएगा और ड्यूटी जजेस जो है वो मौजूद होंगे। अब ये देखना होगा कि क्या इस केस को भी वो अर्जेंसी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रखेगी या सितंबर तक जो है वो मुलतवी करेगी। सही है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। राय साहब, आमतौर पर इस तरह के केसेस, इस नोयत के केसेस जो हैं वो छुट्टियों में चलते हैं या 1 महीने के लिए फिर वो पोस्टपोन हो जाएंगे? जी, एक चीज मैं और ऐड कर जी साहब, सेम एक सिमिलर नेचर का सेनेट इलेक्शन में वीडियो स्कैंडल हुआ था तो उसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके जो बेटे हैं वो और 2 PTI के MNA जो है वो थे। इसी तरह की सेम नेचर की एक कंप्लेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पड़ी हुई है। वहां पे जुलाई से सितंबर की तारीख पड़ी है उस ट्रायल में, अगरचे उसमें फर्द जुर्म भी अभी आयद नहीं हुई, वो इनसे भी पहले कंप्लेंट फाइल हुई थी, लेकिन उसमें जुलाई से सितंबर की डेट पड़ी है। जी राय साहब, अब ये मेरा अपना ही ज़ाती केस है। इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो मैं ही उसमें वकील था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़। और उसमें उनके जो बेटे की वो ऑडियो, जिसको वीडियो थी, जिसको उन्होंने ओपनली एडमिट भी किया था, और उसमें वो MPS भी थे, वो पिटीशन तो आप अभी तक फर्द जुर्म भी आयद नहीं करवा सके? हम तो नहीं करवा सके और वो अभी तक तारीख हो रही है। अभी कल परसों इसी कोर्ट में मेरा एक और केस था, मेरे जूनियर गए थे और उनको तारीख दी गई है सितंबर की, ये हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट में। तो मैंने जूनियर से पूछा कि जी क्या तारीख मिली है, तो उसने कहा जी वो सितंबर में, उन्होंने कहा है कि छुट्टियां जी। तो आई होप कि अब ये केस भी मेरे ख्याल में तो जो रूटीन के मैटर्स होते हैं इसमें किसी भी तरीके से ये अगर जाएगा सितंबर में तो दैट शोज़ के जी ठीक है, फिर कोर्ट जोन सी है वो एक ऐसे सिस्टम के तहत चल रही है कि जो कि जिस पे एतमाद भी होगा कोर्ट पे और सब होगा। लेकिन अगर ये 31 को तो लगा हुआ है, 31 के बाद अगर ये पहली को, फिर 2 को, और अगर ये वाला ट्रेंड हो तो दिस शोज़ के जी फिर एक हमारे इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन है 561 CRPC। 561 में जो हाई कोर्ट्स होती हैं उन्हें ये इनहेरेंट पावर्स होती हैं
कि वो अगर नीचे ट्रायल में कोई बेज़ाब्ती हो रही है या कोई ऐसी चीज़ उन्हें नज़र आती है तो फिर वो एक्शन ले सकते हैं। और वो उसमें चाहे एप्लीकेशन आए, गालिबन एप्लीकेशन भी आ सकती है, और फिर अगर कोई जो एक्यूज साइड है वो समझती है कि जी हमें जैसे बाकी जो अफराद थे तोशाखाना के उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिए जा रहे, तो वो एक दरख्वास्त और भी दे सकती है कि मेरा 342 से पहले आप ये जो विटनेसेस हैं इनको कोर्ट बुलाए और ये रिकॉर्ड करे, तो तरीके हैं सही है। चलें आगे तूल देने। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तरीके हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके इस पर मजीद बात करते हैं। और फिर 2-3 चीज़ें जो मैंने राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से, जो नवाज शरीफ के हवाले से वो सोच रहे हैं कि कैसे रास्ता निकाला जा सकता है, खुर्रम दस्तगीर साहब के जहन में सुप्रीम कोर्ट का क्या मंजर चल रहा है नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, तो इन पर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हम तोशाखाना केस की बात कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि ये अब हमें अपने आखिरी मराहिल में जाता हुआ नजर आ रहा है। और बज़ाहिर ये लगता है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, बज़ाहिर ये लगता है कि जज हुमायूं दिलावर साहब ये कह रहे हैं कि बस 342 का बयान रिकॉर्ड कराएं, आर्गूमेंट दें और इसके बाद इसको हम इसका फैसला सुनाएं। अब 2-3 मरतबा केस में ऐसा भी हुआ, जब टाइम मांगा ख्वाजा हारिस साहब ने तो जज साहब ने कहा कि मैं किसी सूरत आपको इतना टाइम नहीं दे सकता। बल्कि एक दफ़ा तो उन्होंने ये कहा कि शायद ये मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं अमजद परवेज साहब गवाह का बयान रिकॉर्ड करने में, तो ये मुझे इसी तरह 2 हफ्ते तक जो है वो इंटरप्ट करते रहेंगे, तो फिर कैसे होगा। तो उस पर जज साहब ने कहा कि 2 हफ्ते तो आपको किसी सूरत नहीं मिल सकते। ये जज साहब ने कमरा अदालत में कहा था। लेकिन अब मामला चूंकि मुख्तलिफ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतअद्दिद दरखास्तें हैं और अगले हफ्ते उसकी समाअत होनी है और फिर FIA के साथ मंसूब है। इसमें एक चीज़ जो ट्रिकी लग रही है साकिब बशीर साहब, वो ये लग रही है कि FIA के लिए शायद मुमकिन ना हो कि वो 1 या 2 दिन में ये सारी चीज़ निकाल के दे, या निकाल सकता है कि ये पोस्टें किसने की और इसके पीछे कौन था, या उसमें उसका प्रोसेस क्या होगा। क्या उसमें भी कोई बयानात रिकॉर्ड करना पड़ेंगे? अगर किसी ने हैक किया है तो उसकी डिटेल्स चाहिए होंगी, या जज साहब का भी कोई बयान होगा, या उनका बयान वो अगर तहरीरी तौर पर दे देंगे तो वो काफ़ी होगा। तो कितना प्रोसेस FIA को चाहिए होगा, और क्या इस बात का कोई इम्कान है कि FIA की रिपोर्ट ताखीर का शिकार हो फिर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला सुना दे, या उसके आने का इंतजार ही करेगी, अगर चाहे इसमें 2 ही हफ्ते क्यों ना लग जाए? एक एंगल और भी है कि FIA अल्टीमेटली जो है वो वजारत दाखिला के मातहत है और हुकूमत जो है वो वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, तो इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। दूसरा, आपने टाइम फ्रेम की बात की, तो जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल, उन्होंने बाकायदा तौर पे हाई कोर्ट को ये बताया था जब चीफ जस्टिस ने ये कहा कि 2 दिन लगने हैं आपने क्या यही चेक करना है ना कि ये असली पोस्टें हैं या फेक हैं या किसी और ने हैक करके चढ़ाई है। तो अगले दिन आके उन्होंने ये बताया कि ये तो पूरा एक प्रोसेस होगा, ये कंप्लेंट जाएगी, कंप्लेंट को पहले असेस करेगी FIA, असेसमेंट के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन में जाएगी, फिर हो सकता है जो है वो जो फेसबुक है उनसे रब्ता करना पड़े। तो वो तो मुझे बज़ाहिर तो एक लंबा प्लान जो है वो लग रहा था कि हो सकता है कि वो FIA नेक्स्ट वीक आए और कहे कि हमें 1 वीक और चाहिए। अल्टीमेटली उन्होंने मतलब टाइम ले सकते हैं, जिस तरह मुझे जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल की बातों से लगा कि एक टाइम चाहिए, 1-2-3 दिनों की बात नहीं है। हाँ। मतलब हफ्ता 2 हफ्ते। तो अगर FIA साकिब बशीर साहब, अगर FIA आकर कहती है कि हमें टाइम चाहिए, तो ऐसी सूरत में क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो नीचे वाले जो ट्रायल है उसको रोकने या स्टे ऑर्डर देने का फैसला पहले सुना सकते हैं और फिर कहेंगे चले हम इसको रोक सकते हैं, और फिर जब तक FIA, क्योंकि इसमें ताख़ीर है, इसमें भी टाइम लगेगा, तो नीचे ट्रायल जो है वो उसके बाद होना चाहिए, तो उसको रोक सकते हैं, इस बात के इम्कानात मौजूद हैं? मेरा यह ख्याल है कि वो शायद इस हद तक ही रोक दें कि आप ट्रायल कंक्लूड कर लें और जजमेंट अनाउंस ना करें। अब जो मुझे लगा है वहाँ का जो माइंड है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत का, उसमें यही लग रहा है कि अब उन्होंने किसी भी लम्हे अगर कोई स्टे दिया तो स्टे इस हद तक ही होगा कि ट्रायल कंक्लूड कर ले ट्रायल कोर्ट, और जो जजमेंट है वो अनाउंस ना करे जब तक कि हम जो है इस मैटर को डिसाइड नहीं कर लेते। तो FIA अगर टाइम मांगती है तो उसके बाद ये एक पॉसिबिलिटी है कि जो चीफ जस्टिस है इस हवाले से कोई ऐसा हुक्म दे दें।
सही है। साकिब बशीर साहब, एक चीज़ और बताइए, अभी हसन रजा पाशा साहब एक मवाजना कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जब अभी जो केसेस यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से चल रहा था मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर एतराज़ात आए। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि आप कुछ जजेस जो हैं इसमें से खुद को रिक्यूज़ कर लें, बेंच से अलहदा हो जाएं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों अलहदा हों। तो इसी उसूल की बुनियाद पर अगर हुमायूं दिलावर साहब ने भी खुद को रिक्यूज़ नहीं किया तो फिर ये उनका भी राइट है जैसे सुप्रीम कोर्ट में हुआ। तो इन दोनों में मवाजना जो किया गया है, आप मुवासनत देखते हैं? मेरा यह ख्याल है कि हसन रजा पाशा साहब ने दुरुस्त मुवाजना किया है। वो इस तरह के वहां पे भी जो जजेस थे उनके हवाले से जो गवर्नमेंट थी वो इतराज कर रही थी या मुस्लिम लीग नून कर रही थी कि माजी में या उनकी कोई ऑडियोज आ गई। मतलब यहाँ पे अगर जो हुमायूं दिलावर साहब है उनकी फेसबुक पोस्टें आई हैं, उधर कोई ऐसी चीजें उन्होंने भी अपनी तरफ से लाई कि ये चीजें मौजूद हैं जजेस के हवाले से, तो हमारे हवाले से बायस है, तो इसलिए ये बेंच से अलग हो जाए। तो वहां पे उन्होंने ये व्यू लिया कि नहीं, इस तरह की ये रवायत चल पड़ी तो फिर ये मामला चलता रहेगा। यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो इसलिए जो चीफ जस्टिस है उनका एक व्यू है। आजम स्वाति का केस यहाँ पे लगा हुआ था, तो आजम स्वाति के केस में यही एतराज आया था, तो उन्होंने वहां पे कैटेगोरिकली बड़ी डिटेल जजमेंट दी और उन्होंने उसमें यही कहा था कि ये अगर मामला शुरू हो गया कि आप ट्रांसफर करते हैं केस एक जगह से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो ये रुकेगा नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस जब तक के एक जो पोस्टों वाला मामला है वो तय ना हो जाए या उनसे मंसूब जो है वो पता ना चल जाए कि ये उनकी ही पोस्टें हैं, किसी और एतराज की वजह से वो केस ट्रांसफर नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उन पर भी चेयरमैन पीटीआई ने एक पूरी चार्जशीट जो है वो पूरी एक चीज जो है वो दी थी कि इन पर भी हमें एतराज है, तो वो एतराज भी उनका नहीं सुना गया। और आजकल चीफ जस्टिस जो है वो हुमायूं दिलावर साहब पे जो एतराज है वो ट्रांसफर एप्लीकेशन सुन रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर कंक्लूड हम करें कि सिर्फ फेसबुक पोस्टों की बुनियाद पर अगर वो साबित हो जाए तो ये केस ट्रांसफर होगा, इसके अलावा किसी भी इतराज की सूरत में मुझे नहीं लगता कि ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो केस ये ट्रांसफर कर देंगे। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम अगर हसन रजा पाशा साहब मतलब 2-3 केसेस मेरे जहन में आ रहे हैं। एक अभी FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का लाहौर की FIA की अदालत में, लेकिन 1.5 साल तक वो केस चला और उसमें हमने देखा कि फर्द जुर्म ही आयद नहीं हो सकी। उसमें से 1.5 से ज़्यादा बल्कि चला, उसमें 6 महीने तो ऐसे थे जिसमें वो अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, और उसके बाद फिर 6 महीने वो नहीं हो सकी और फिर जब वज़ीर आज़म बन गए तो फिर तो जाहिर है उसका इम्कान ही ख़त्म हो गया तकरीबन, और बगैर फर्द जुर्म आयद हुए ही वो बरी हो गए। एक और केस जो है राना सनाउल्लाह साहब का मसलन, वो 3 साल तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अच्छा, उसमें भी कभी गवाह नहीं है, कभी वकील नहीं है, कभी जो बयान देने वाला वो नहीं है, कभी शरीक मुल्ज़िम नहीं है, शरीक मुल्ज़िमान ही पूरे नहीं होते थे अदालतों में और 2 महीने की तारीख पड़ जाती थी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम नवाज शरीफ साहब का केस देखें, वो कहते हैं कि जी मुझे जो है वो डे टू डे हेयरिंग करके मेरे खिलाफ फैसला सुना दिया गया और मुझे जो है वो नाअहल कर दिया गया। एक और मनी लॉन्ड्रिंग का केस नायब अदालत में भी चल रहा था शरीफ फैमिली के खिलाफ, उसमें भी 110 गवाह थे, लेकिन 3-3.5 साल तक केस चला, 8 गवाहों के बयान सिर्फ रिकॉर्ड हो सके और उसके बाद उसमें भी वो बरी हो गए बगैर जो है वो ट्रायल मुकम्मल हुए। तो क्या ये हमारे यहाँ अदालतों में केस टू केस होता है कि किसकी स्पीड कितनी रखनी है, किसका फैसला कब सुनाना है, किसकी फर्द जुर्म आयद करनी है और किसकी नहीं करनी? क्या ये केस टू केस वेरी करता है या किसका कोई कानून में प्रोसीजर मौजूद है? मेरा ख्याल है कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, बड़ी लाउड एंड क्लियर मैंने नाम लेके कहा है, ये अलमिया है हमारी अदालतों का। और चूँकि हम इस प्रोसेस का सारा हिस्सा हैं, वकील 32 साल मुझे हो गए हैं इस प्रोफेशन में, मैं भी देख रहा हूँ कि नॉर्मली जो है वो ऐसा नहीं होता। आम अक्यूज जो है उनके केसेस इस तरह समात नहीं होते। देखिए, बात यह है कि फर्ज जुर्म आयद नहीं हुआ 1.5 साल, तो उसकी कोई रीजनिंग होनी चाहिए। अब आए, अक्यूज पूरे नहीं है, वो हो गए। जब भी गवाह ना होने की बात पे एडजर्न होगा तो वो आप ये नोट कर लें कि फर्ज जुर्म आयद होने के बाद गवाहों को तलब किया जाता है। फर्ज जुर्म आयद होने से पहले गवाहों को नहीं तलब किया जाता। तो फर्ज जुर्म आयद करने से पहले गवाहों का बहाना बनाने वाली बात मेरा ख्याल है वो शायद आपको सही रिपोर्ट नहीं की गई। हाँ, अगर फर्ज जुर्म आयद हो गया है उसके बाद गवाह नहीं आ रहे तो ये एक चीज है। अब अगर आप इस केस के साथ मवाजना करें तो
जो तोशाखाना वाला केस है, मेरे ख्याल में जो मेरी इतला है उसके मुताबिक सिर्फ 2 गवाह थे जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेश की और उन पे जिरा हो गई। 2 ही गवाह थे और दोनों रिकॉर्ड हो गए हैं। हाँ, तो इतने टाइम में ये होना मुमकिन है। मुझे थोड़ी सी जो एक फीलिंग्स आई हैं जल्दबाजी वाली, वो यकीनन आप उसका पहले भी जिक्र कर चुके हैं, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन खुद दोबारा कर रहा हूँ कि वो हाई कोर्ट ने ये कहा था कि विद इन 7 डेज आपने डिसाइड करना है, और उन्होंने तीसरे दिन उनकी एप्लीकेशन कि जी के मेंटेनेबल है उसको डिसाइड कर लिया। एटलीस्ट 6 या 7 डे तक उनको जाना चाहिए था, वेट करना चाहिए था पीटीआई के चेयरमैन के वकला साहबान को, उनको सुन के फिर डिसाइड करते। ये मैं उसकी मुझे जो एक नजर आई कि ये इन हेस्ट लगे इस हवाले से, ये अदालत को इस तरह नहीं होना चाहिए था। हुमायूं दिलावर साहब एडिशनल सेशन जज हैं, कल उन्होंने सेशन जज होना है, एक हाई प्रोफाइल केस वो उसकी समाअत कर रहे हैं, तो उनको ये तमाम तकाजे मलूज़े खातर रखने चाहिए थे जो शायद किसी वजह से उन्होंने जल्दबाजी में ये काम किया। सही है। अनफॉर्चुनेटली इस अदालत के अंदर एक झगड़ा भी हुआ, सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ, इसी अदालत में नारेबाजी भी हो गई और इसी अदालत में नाखुशगवार चीज़ें भी हुई हैं। बिल्कुल। और अब उसका भी एक साथ साथ वो कैरी हो रहा है, उसका हर समाज में रोजाना डिस्कस होता है। जी हाँ, मैं वो इस बात पे थोड़ा सा बड़ी हैरानगी हुई, लेकिन उस वक्त चेयरमैन पीटीआई वहां तशरीफ फरमा थे, लेकिन कैमरा उन्हीं पे था जो फेसबुक पे जो हमने देखी वो पिक, तो उनको चाहिए था कि वो मना करते, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया, इस तरह एक लफ्ज भी नहीं कहा, उन्होंने शट अप कॉल नहीं दी अपने कारकुनों को। नहीं वही खड़े हुए थे। मैं सर पाशा साहब मैं कमरा अदालत में खड़ा हुआ था, चेयरमैन पीटीआई खड़े हुए और उन्होंने अपने सारे कारकुनों को, अपने सारे वकला को बाहर निकाला। उन्होंने, मैं जो बता रहा हूँ वो मैंने जो देखा, उन्होंने फिर वो खड़े हुए, उन्होंने सारे बाहर निकाला। लेकिन उसमें डिबेट फिर ये हो रही थी ना कि ये गाली गलोच ये असल इशू नहीं है। असल इशू है ज्यूरिस्डिक्शन, असल इशू है वो टेक्निकल क्वेश्चंस जो केस के मेरिट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो केस के मेरिट्स को हिला के रख देंगे कि अगर सज़ा होती है और कल को हाई कोर्ट में ये तय कर लिया जाता है कि जनाब इस अदालत को तो इख्तियार ही नहीं था, ये तो कंप्लेंट ही दुरुस्त नहीं थी, तो ऐसी सूरत हाल में अगर वो जेल जाते हैं, जेल में रहते हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। देखिए, किसी इंसान की डिग्निटी और उसकी लिबर्टी का सवाल है। ये फंडामेंटल राइट्स हैं दोनों, डिग्निटी और लिबर्टी, और इसको इस तरीके से ब्रश असाइड नहीं किया जा सकता कि जनाब आप ये फंडामेंटल, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा इसमें कहा कि जी ये वो बेसिक चीज़ है कि जो किसी ट्रायल को डिटर्मिन करेगी कि ये चलना है या नहीं चलना। तो आई बिलीव कि इस पे इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आएगा और ये ट्रायल उसके बाद ही कंक्लूड होगा, उससे पहले ना उनकी टीम भी आए, हाँ, और उससे पहले कंक्लूजन की तरफ जाता हुआ होना भी नहीं चाहिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा है कि नवाज शरीफ आएंगे, अपनी हिफाजती ज़मानत दायर करेंगे और उसके बाद वो अदालतों में पेश होकर अपने केसेस जो हैं उसमें वो क्लियर होंगे। तो मेरा सवाल यह है राजा आमिर अब्बास साहब कि नवाज शरीफ साहब को इसहाक डार साहब की तर्ज पे हिफाजती ज़मानत मिल सकती है जैसे सलमान शहबाज को मिली है, इसहाक डार साहब को मिली है, या इन दोनों के केसेस में कोई फ़र्क है? आपको किसने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे? पहली तो बात यह है कि कितने दिन रह गए, मेरे ख्याल 15-14 दिन रह गए मौजूदा हुकूमत के, अगर जल्दी तोड़ते हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो अपना प्लान दिया है वो 2 हफ्ते के लिए यूरोप चले गए हैं। 2 हफ्ते के बाद फिर अगर उन्होंने सोचा तो ये मौजूदा हुकूमत तो नहीं होगी उस वक़्त, ठीक है, मौजूदा हुकूमत नहीं होगी, तो अगर वो एयरपोर्ट पे आते हैं तो हिफाजती ज़मानत की जो बात हो रही है,
वो उस शख्स को दी जाती है कि जो के अंडर ट्रायल हो या जिसका ट्रायल कंप्लीट ना हुआ हो। जैसे इसहाक डार था, वो जौन से थे उनको सज़ा नहीं हुई थी, उनका एक केस चल रहा था। केस में वो ये बताना चाह रहे थे कि किस वजह से मैं नहीं पेश हो सका। लेकिन यहाँ पे जो केस है वो मियाँ साहब एक कॉन्विक्ट है, और कॉन्विक्ट हैं, उन्होंने बेल जंप की हुई है और सज़ा याफ्ता हैं। फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूँकि नैब का मैटर है, इसको 2 जजेस सुनेंगे। अच्छा, ठीक है। नैब का जब भी मैटर होता है तो उसको 2 जजेस सुनते हैं। ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि उनको एक तो प्रोटेक्टिव बेल इतने आराम से मिल जाएगी। किस चीज़ की प्रोटेक्टिव बेल कि जी मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, मैं लाहौर उतरता हूँ या कराची उतरता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वो लाहौर उतरते हैं और पंजाब की हुकूमत ही उनकी सज़ा कुछ हफ्ते के लिए मुअत्तल कर देती है, तो ये तो इख्तियार उनके पास है नहीं है पंजाब हुकूमत के पास सज़ा मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं है। कैसे मुअत्तल कर देंगे? एक शख्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर है। पंजाब हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो वो वारंट है, जो वो परपेचुअल वारंट है जिसमें उन्होंने उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है, वो पंजाब हुकूमत के पास किसी किस्म का इख्तियार नहीं कि वो सज़ा को सस्पेंड करें। सज़ा सस्पेंड तब होती है कि जब कोई जेल में हो और किसी वजह से उसको सज़ा को कम सस्पेंड किया जाए। तो इसमें पंजाब गवर्नमेंट, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सोल एंड सोल डिस्क्रिशन है, और इसमें मैं समझता हूँ कि जो ट्रांजिटरी बेल होती है, प्रोटेक्टिव बेल या ट्रांजिटरी बेल, वो भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और करार दे चुके हैं, तो ही हैज टू गो बिहाइंड। पाशा साहब से इसकी राय लेते हैं। पाशा साहब, क्या पंजाब हुकूमत सजा मुअत्तल कर सकती है, या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हिफाजती जमानत दायर के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, जैसा कि इसहाक डार साहब ने दी थी, जैसे सलमान शहबाज साहब ने दी थी, जैसा कि राना सनाउल्लाह का प्लान है? वो समझते हैं कि हिफाजती जमानत वो पहले देंगे और हिफाजती जमानत लेने के बाद फिर वो अदालतों में पेश होते रहेंगे। असदुल्ला साहब, मेरी समझ के मुताबिक राजा अमर अब्बास की बात 100% दुरुस्त है, क्योंकि ये अंडर ट्रायल प्रिजनर नहीं थे, इनको सज़ा हो चुकी थी और इनकी अपील जो है वो डीम्स टू बी पेंडिंग बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये इख्तियार सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है, वो भी इनके सरेंडर करने के बाद। अगर सेक्शन 426 CRPC की एप्लीकेशन आती है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, तो फिर इनकी सज़ा वही सस्पेंड कर सकती है। ना तो पंजाब हुकूमत के पास, ना ही फेडरल हुकूमत के पास कोई ऐसा इख्तियार है कि वो इनकी सज़ा को सस्पेंड करें या मुअख्खर करें इनकी गिरफ्तारी। असूलन ये है कि जब भी वो पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, परपेचुअल वारंट्स इनके इशू हुए हैं, तो वहाँ पे वो वारंट्स एग्जीक्यूट तो हो सकते हैं इन शेप ऑफ अरेस्ट, लेकिन बेल जो है, प्रोटेक्टिव बेल या कोई और नेचर की बेल, इनको नहीं ग्रांट की जा सकती। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो सकती है, जो कि प्रीरोगेटिव और इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है। सही है। साकिब बशीर साहब, आपकी राय क्या है कि किसी भी किस्म की कोई जो है वो रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब इरादा रखते हैं? एक तो असदुल्ला खान साहब, आपको याद होगा ये जो बहस पहले भी आई थी कि जो कन्विक्टेड है, एक कन्विक्टेड प्रिजनर था, उनको बैरून मुल्क भेजने का पहला केस था। मतलब इससे पहले कोई ऐसा ही केस, बहुत ज्यादा ये डिस्कशन आई थी। तो अब वही जो है वो वापस आ रहे हैं, तो एक नई एग्जाम्पल ही बनेगी। तो बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है क्योंकि 2 केसेस हैं, एवनफील्ड और अल-जज़ीरा रेफरेंस, 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस हैं और दोनों में वो इश्तिहारी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि एग्जाम्पल पहले बाहर भेजने वाली बनी है, तो अब बाहर से लाने वाली भी एग्जाम्पल शायद बनाई जाएगी और उनको प्रोटेक्टिव बेल शायद इस हद तक मिल जाए कि आप कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, तो जो शायद जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से जो है वो जिस तरह मिलती रही है हाई कोर्ट तक मिल जाए। लेकिन ये सजा याफ्ता है, ये राजा आमिर साहब और पाशा साहब का जो ये पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सजा याफ्ता को कैसे उनकी सजा सस्पेंड किए बगैर जो है वो कैसे। लेकिन आपका भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कभी नहीं हुआ कि एक सजा याफ्ता शख्स को हिफाजती जमानत मिले, तो ये भी तो कभी नहीं हुआ कि कोई शख्स जेल से जो है वो इलाज कराने के लिए मुल्क से बाहर चला जाए और फिर वापस ना आए। तो ये भी, ये राय साहब, ये भी तो कभी मिसाल नहीं मिलती ना। अगर ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है। नहीं, मेरे ख्याल में मियाँ साहब इस चीज़ को समझते हैं और यही वजह है कि वो नहीं आ रहे, और उनके इल्म में है
कि जी अगर वापस गए तो कानून देखिए अपना कोर्स लेगा। ये नहीं हो सकता कि पहले वो चले गए, पहले जाने में तो पीटीआई का भी हाथ था। पीटीआई ने क्यों इनको जाने दिया, ECL से निकाला, हुकूमत ने हाई कोर्ट्स ने या अदालतों ने तो इजाज़त नहीं दी थी ECL से निकालने की, उन्होंने तो ज़मानत की हद तक दी थी। हम बार बार अदालत पे कहते हैं, लेकिन वहाँ तो काबीना ने ये डिसीजन लिया था, उसमें हमें वो आंसू भी वो डॉक्टर यास्मीन के नज़र आ गए और उन्होंने जाने दिया। दैट वाज इक्वली उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जनाब गवर्नमेंट ने इसको जाने दिया। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट होगी इंटरम गवर्नमेंट जौन सी होगी, अब देखना है कि कौन से वज़ीर आज़म होंगे। एंड ऑन टॉप मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म से भी इम्पोर्टेंट जो अगली गवर्नमेंट में इंटरम में पोजीशन होगी वो इंटीरियर मिनिस्टर की होगी, कि वो आके ये जो धबड़दूस किया जा रहा है इसको कंटिन्यू करते हैं या रिलैक्स होकर कानून। चलिए, जिस शख्स का नाम लिया जा रहा है बतौर इंटीरियर मिनिस्टर, अगर वो नाम दुरुस्त है और वही आ रहा है तो फिर मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर है। तो इसलिए मैं बस अभी तो फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। साकिब बशीर साहब का भी, हज़रत पाशा साहब आपका भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।